आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आइए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम डायग्राम का यूज करेंगे। ये देखिए, एक ये त्रिभुज बना लिया है। इस कथन को हम समझेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए। एक त्रिभुज ABC है, इसकी BC भुजा के समांतर हमने एक DE भुजा खींची। ध्यान रखें, BC के पैरेलल एक DE भुजा खींची जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि बिंदु D पर और बिंदु E पर इस अन्य दो भुजाओं को AB को और AC को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाली भुजा DE भुजा से प्रतिच्छेद करने के कारण AD/DB का अनुपात और AE/EC का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, यानी एक ही अनुपात होता है। इन दोनों टुकड़ों का अनुपात और इन दोनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा? एक ही अनुपात रहता है, यानी बराबर रहता है। तो इस स्टेटमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। AD/DB बराबर AE/EC ये है। तो इसे हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज में AB दिया है, AC दिया है, BC दिया है और इसका B एंगल पता करना है कि कितने का आएगा। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये ABC मान लिया है। अब जो इसकी भुजाएं दी गई हैं, अब ध्यान रखें, अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो देखिए इसमें से सबसे बड़ी भुजा आएगी वो आएगी 12। तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको हाइपोटेनस यानी कि कर्ण मानते हैं। तो देखिए ये 12, ये 12 यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों भुजाओं को कहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए AB कितना है 6√3 और BC कितना है ये 6। अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तीनों तो 100% इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो रही होगी। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। इट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर प्लस में। ये देखिए कर्ण कौन है AC, तो AC लिख दिया है। लंब यानी परपेंडिकुलर कौन है AB, तो AB लिख दिया है। आधार कितना है BC, तो BC लिख दिया है। आइए इनकी सबकी वैल्यू रख देते हैं। ये देखिए AC कितना है 12, तो 12 रख दिया। AB कितना है 6√3, तो 6√3। BC कितना है, देखिए BC कितना है 6, तो 6 लिख दिया है। 12 का स्क्वायर यानी 12 का वर्ग कितना होगा 144। अब देखिए ये स्क्वायर इस पर भी लगेगा 6 पे, तो 36 आ जाएंगे। 6 का स्क्वायर 36 वो इस तरफ लिख दिया है और ये स्क्वायर इस √3 पर लगेगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3 बचेंगे यहाँ। इसको इधर लिख दिया है, इसका वर्ग करके इधर लिख दिया है। ये देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अगेन 3 का इंटू 36 में करेंगे, 3 का गुणा 36 में करेंगे तो 108 आ जाएंगे। 108 को 36 में जोड़ेंगे तो 144। दोनों पक्ष कैसे आ गए? बराबर आ गए। ये दोनों पक्ष बराबर आने से ये सिद्ध हो गया कि पाइथागोरस प्रमेय का पालन ये तीनों भुजाएं कर रही हैं, यानी तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की ही भुजाएं हैं। अब उन्होंने कहा है एंगल B का मान कितना होगा। तो 100% ये जब समकोण त्रिभुज है तो एंगल B का मान ये समकोण होगा, यानी कि 90 अंश होगा। इसलिए इसमें क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन C सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। ये देखिए एक त्रिभुज ABC की बात हो रही है। DE समांतर रेखा खींचना है AB के। तो आइए इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक त्रिभुज ये देखिए ABC है। अब देखिए इसमें लिखा है DE भुजा खींचनी है। तो देखिए DE किसके समांतर? AB की। तो DE एक लाइन खींच दी जो किसके समांतर यानी पैरेलल खींच दी AB की। अब जो भुजाएं दी गई हैं वो लिख देंगे। CD देखिए CD कितना है 3। ये देखिए CD, तो CD कितना है 3। BC कितना है 4। BE कितना है, देखिए BE कितना है 6। DE हमें पता करना है। तो अतः थेल्स थ्योरम से जब एक ट्रायंगल में एक किसी साइड यानी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो जो बाकी भुजाएं हैं उनका सेम रेशियो रहता है, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो देखिए इनका समान अनुपात कैसे जाएगा? CD/DA बराबर होगा CE/EV। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया है बाय थेल्स थ्योरम, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। अब ये सारी वैल्यूज में रख देंगे। देखिए CD की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिख दी। DA हमें पता करना है तो इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे। CE कितना है 4, तो CE की जगह पे कितना लिख दिया 4। अब EV कितना है, EV है 6, तो 6 लिख दिया है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी देखिए DA यहाँ पे पहुंचेगा। देखिए सबसे पहले 6 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 6 का गुणा 3 में होगा। तो देखिए 3 × 6 आ गए, 3 × 6 आ गए, ये ऊपर आ गए। अब DA यहाँ पे पहुंच जाएगा और 4 इसकी जगह पे आ जाएगा नीचे, इसलिए यहाँ पे 4 नीचे आ गया है। अब इनको कट कर देंगे। 2 × 2 = 4 यानी 2 दूनी 4 और 2 × 6।
यानी 2 3 जा 6। तो ऊपर ऊपर कितना बचा, 9 बचा। डी बराबर 3 तिरका 9 यानी 3 3 जा 9 और नीचे 2 बचा। 9/2 इट मीन्स 4.5, ये था सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। ये देखिए एक डायग्राम देख लेते हैं समकोण त्रिभुज का ABC। अब देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का कथन है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि अगर इस डायग्राम में देखें, चित्र में देखें, तो एक भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग, देखिए AC का वर्ग अन्य 2 भुजाओं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो इसके बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो देखिए पहली भुजा जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही है, एक भुजा का वर्ग, तो देखिए इसमें AC की बात हो रही है, AC की बात हो रही है। और बाद में ये पूछ रहे हैं जिसकी बात पहले हो रही थी, ये देखिए इसकी बात पहले हो रही है, पहली भुजा के सम्मुख कोण, यानी जो फर्स्ट साइड है उसके अपोजिट एंगल पता करना है। फर्स्ट साइड इसकी, पहले देखिए इसी की बात हो रही थी यहाँ पे, तो इसके सामने का एंगल पूछा गया है। तो सामने का एंगल कितना आ जाएगा, देखिए 90 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा लगा देंगे हम, पहला, यानी कि ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी त्रिभुज ABC में देखिए DE भुजा, जो साइड है DE, वो BC के पैरेलल खींचना है त्रिभुज ABC में, तो वही करेंगे हम। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए डायग्राम बना दिए ABC, ये ABC एक त्रिभुज हो गया। अब देखिए जो DE भुजा खींच दी, DE जो किसके समांतर खींच दी, यानी पैरेलल खींच दी BC के, एक DE। अब देखिए तो BC के समांतर DE है, तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, बाय थेल्स थ्योरम। तो वही हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, AD/DB और AE/EC, तो AE/EC इसमें सारी वैल्यू हम रख देंगे। देखिए AD कितना दिया है, x, और देखिए DB कितना दिया है, x-2, AE कितना दिया है, x+2, ये देखिए x+2 दिया है, और EC ये दिया है x-1। ये सारी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। अतः थेल्स थ्योरम से ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद ये वैल्यू सारी रख देंगे। देखिए ये इन दोनों का अनुपात यानी x/x-2, तो x/x-2, और इधर इन दोनों साइड्स का अनुपात यानी रेशियो x+2/x-1, तो ये लिख दिया है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए x एज इट इज, और ये देखिए x-1 का x में हुआ तो ये आ गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा यानी x-2 ये आ गया, और ये यहाँ पे लिख दिया। ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हुआ है। ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि किन्हीं संख्याओं को जब ब्रैकेट में लिख के उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाते तो उन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए x का x में होगा तो x², x का 1 में करेंगे तो a माइनस के x आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ a-b और a+b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए ये x का स्क्वायर आ गया है, a² माइनस b², तो एक ही जगह पे कौन है, x, तो x का स्क्वायर माइनस b की जगह पे कौन है, यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए x² से x² कट जाएगा, ये यहीं पे इसलिए काट दिया गया है क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे प्लस की है संख्या है और ये भी प्लस का है। जब इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये तो एक प्लस का x² और ये इधर जाने के बाद माइनस का x² हो जाएगा, तो कट जाएंगे। और समय बचाने के लिए यहीं पे इनको काट दिया गया है। ये देखिए -x और इधर कितना बचा, -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। सभी व्रत कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। सर्वांगसम का यानी कॉन्ग्रुएंट का अर्थ आप समझ लीजिए, जैसे हमारे हाथ हैं, जब 2 वस्तुएं एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं तो हम कहते हैं वो चीजें सर्वांगसम। और ये देखिए समरूप का यानी सिमिलरिटी का मतलब होता है जब वस्तुएं आकृति यानी शेप यानी कि आकृति उनकी समान हो पर साइज उनका बड़ा छोटा हो सकता है, तो वो आकृतियां क्या कहलाती हैं, समरूप कहलाती हैं। देखिए जैसे एक वृत्त ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये। अब देखिए यहाँ पे इनकी रेडियस यानी इसकी त्रिज्या कम होगी, फिर त्रिज्या बढ़ जाएगी, फिर त्रिज्या बढ़ जाएगी, तो इसमें हम कह सकते हैं त्रिज्याओं का अनुपात कैसा होगा, त्रिज्याएं समान अनुपात में ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। पर ये सर्वांगसम नहीं हो सकती क्योंकि सभी वृत्तों के लिए बोल रहे हैं, सभी का मतलब बड़ा छोटा सारे। तो देखिए सभी का उदाहरण ना लेते हुए हम
वृत्तों के उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे वो कह रहे हैं सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं, यहाँ वो लिखेंगे हम समरूप होते हैं क्योंकि बड़े छोटे हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे समरूप यानी कि सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए यहाँ पे सभी वर्ग क्या होते हैं सर्वांग सम या समरूप यानी कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो इसमें भी वही आएगा सभी वर्ग, यानी देखिए एक वर्ग ये है, दूसरा इससे बड़ा है और उससे भी बड़ा है। तो देखिए यहाँ जो साइड होंगी साइड इक्वल नहीं है, यानी इस वर्ग को हम इस वाले वर्ग के ऊपर रखेंगे तो ये इसको पूरा नहीं ढक पाएगा, जबकि ये वाला ढक लेगा। जबकि हमने बताया था कि दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेना चाहिए तभी वो सर्वांग सम होती हैं। तो सभी वर्गों की बात करेंगे तो कैसा होगा सर्वांग सम नहीं होंगे, क्या होंगे समरूप, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ भुजाएं क्या हो रही हैं समान रेशियो में बढ़ रही हैं। तो क्या आएगा इसमें समरूप यानी कि सिमिलर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए ये मान लो 2 त्रिभुज ले लिए, एक बड़ा है एक छोटा है। तो अगर ये देखिए समबाहु त्रिभुज हैं तो इनके प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। ये देखिए ये 60 अंश का होगा। किस कंडीशन में होगा, तो देखिए अगर समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो और ये भी अगर समबाहु त्रिभुज है यानी इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसके भी प्रत्येक कोण कैसे होंगे 60 अंश के होंगे, चाहे वो बड़ा हो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज चाहे छोटा हो। तो इस प्रकार इनके संगत कोण कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो समानुपात में आ जाती हैं और वो सारे कैसे हो जाते हैं समरूप हो जाते हैं यानी सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड आएगा वो आएगा समबाहु। समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं समरूप यानी कि सिमिलर होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए ये अगर इससे तीसरा उदाहरण लें तो इसके लिए था, तो इसमें क्या आ जाएगा समबाहु यानी इक्विलैटरल। क्वेश्चन नंबर 4, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा रहता है समान। तो देखिए ये देखिए एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा ले लिया है, वही 2 समान कोणिक त्रिभुजों, तो 2 त्रिभुज ले लिए। समान कोण का मतलब वही संगत कोण कैसे हो बराबर हो। ये देखिए ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। तो इसे बोलते हैं समान कोणिक। संगत कोण कैसे हैं तो बराबर है। तो जब संगत कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं ये हमें पता है समरूप कहलाते हैं। और समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हमेशा कैसे समान अनुपात में होती हैं। तो ये ध्यान रखें अनुपात सदैव कैसा होता है समान होता है। यानी 2 त्रिभुज अगर समान कोण के हैं तो वो कैसे हो जाएंगे समरूप यानी सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात कैसा होगा हमेशा समान रहता है, यानी कैसा रहता है इक्वल रहता है। तो इसमें आ जाएगा इक्वल यानी समान। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है समांतर या असामांतर। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये हम थेल्स प्रमेय का ये विलोम है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। तो देखिए वो कह रहे हैं ये इस डायग्राम के अनुसार चित्र के अनुसार AD/DB बराबर है AE/EC। तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात कैसा है बराबर है। इसका मतलब ये DE भुजा क्या होगी BC की समांतर होगी। इसलिए इसमें ऑप्शन यानी क्या आ जाएगा समांतर यानी कि पहला ये आ जाएगा। ये थेल्स का कन्वर्स है क्योंकि थेल्स थ्योरम ये कहती है कि BC भुजा के अगर ये समांतर खींचेंगे तो ये अनुपात बराबर होंगे। और ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कह रही है कि अनुपात बराबर हैं तो ये वाली जो DE लाइन है वो BC के क्या होगी पैरेलल यानी कि समांतर होगी। इसलिए हमने यहाँ समांतर और पैरेलल का आंसर लगाया है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए, राइट ट्रू एंड फॉल्स। देखिए 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, करेक्ट है। अगर हमने पढ़ा था अभी कि अगर संगत कोण बराबर हैं यानी करस्पॉन्डिंग एंगल साइड इक्वल, तो क्या होगा उनकी संगत जो भुजाएं हैं करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होगा उनका रेशियो भी क्या आएगा इक्वल आएगा। इसलिए त्रिभुज क्या होते हैं उसमें समरूप होते हैं। देखिए
करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब रेड वाला एंगल रेड वाले एंगल के बराबर, ये ग्रीन वाला एंगल यानी ग्रीन वाला कोण ग्रीन वाले कोण के बराबर, और नीला वाला कोण नीले वाले कोण के बराबर। तो ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। संगत कोण का अर्थ आप समझ गए। अगर संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो उनकी जो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में होती हैं, यानी समानुपाती होती हैं। तो ये भी क्लियर है। जब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन एक अप्लाई हो जाती है, दूसरी अपने आप अप्लाई हो जाती है, तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप यानी कि सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं। तो ये कथन क्या है? सत्य है यानी ट्रू है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। बिल्कुल हो जाएंगे। ये देखिए, मान लीजिए दो त्रिभुज ले लिए, इनके संगत कोण कैसे हैं? बराबर, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं? बराबर। ये एंगल इसके बराबर और नीला वाला एंगल नीले वाले एंगल के बराबर। तो यहाँ आप ध्यान देना कि अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हैं दूसरे त्रिभुज के एंगल के संगत एंगल्स के, तो क्या होगा? वो तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो तीनों एंगल क्या हो जाएंगे? इस कंडीशन में बराबर हो जाएंगे। और जब एंगल किसी त्रिभुज के एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? सिमिलर यानी कि समरूप हो जाते हैं। तो ये भी कथन क्या है? सत्य है यानी ट्रू है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है, डिफरेंस के इक्वल होता है। तो देखिए, एक अगर समकोण त्रिभुज लें ABC, अगर इसमें ये बेस होता है, आधार होता है, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय में ये होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है शेष दो भुजाएं कौन सी बची? इसका स्क्वायर तो ये रहा, ये शेष वाली ये बची रिमेनिंग साइड, ये AB और BC। तो इनके स्क्वायर के क्या होता है? सम होता है। यहाँ कह रहे हैं डिफरेंस यानी अंतर। तो ये गलत कह रहे हैं, इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है, फॉल्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख का कोण समकोण होता है। जी हाँ, हम स्टार्टिंग का पहला ही क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जिसमें क्या आया था? समकोण आया था। मान लीजिए ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम ये लिख लिया है, हमने पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसमें ये डायग्राम बना लेते हैं ABC। तो वही देखिए, एक भुजा का वर्ग यानी AC, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है यानी लंब है, और ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। तो इसमें क्या होता है? देखिए कर्ण का स्क्वायर, एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो जो पहली भुजा है उसके सामने कोण कितना हो जाएगा? ये देखिए राइट एंगल यानी कि समकोण। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? देखिए सत्य यानी ट्रू हो जाएगा। यानी कि समकोण होता है यानी कि राइट एंगल होता है, यानी 90 अंश का होता है।